वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे क्लास हम 12th की और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करेंगे। क्लास 12th की बात करेंगे इस वीडियो में हम, और सब्जेक्ट हमारी होगी ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर पाठ संख्या 6 हम पढ़ रहे थे। जो हमारा अध्याय है पाठ वो 6 नंबर चल रहा था, जिसमें हम वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम विश्व मानव अधिवास के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए, अधिवास के बारे में हमने शुरुआत की थी और काफ़ी कुछ अधिवास के बारे में पढ़ लिया था। हम जो ग्रामीण अधिवास है वो पढ़ रहे थे। ग्रामीण अधिवास पढ़ रहे थे। ग्रामीण अधिवास के जो 4 प्रकार है उनकी हमने शुरुआत की थी। पहला हमने पढ़ा था सघन अधिवास। दूसरा जो मैंने आपको बताया था 2 नंबर जो अधिवास वो था प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। ठीक है, तो प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास की हम बात कर रहे थे। हमने इसके बारे में देख लिया था कि जो एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास है, इसमें जो घर हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। इसमें दूर दूर घर होते हैं। ज़मीन जो है कृषि भूमि को छोड़ करके दूर दूर जो घर बनाते हैं वो एकाकी अधिवास के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार के अधिवास में जो मानव है वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। और इस प्रकार के अधिवास में जो व्यक्ति हैं या जो मानव हैं उनके बीच में सहयोग की भावना हमें अक्सर कम दिखाई देती है, और हमें इसकी बात कर लेते। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके वितरण के बारे में कि संसार में प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास हैं उनका वितरण कहाँ कहाँ है। तो अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत देखें तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और जो कनाडा है उसके क्षेत्रों में यहाँ पर इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो इसमें हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 नंबर, तो जो कनाडा है उसमें जो घास के मैदान या जो प्रेरी प्रदेश है कनाडा में, घास के जहाँ मैदान हैं उनके अंदर हम देखा कि एकाकी अधिवास है उत्तरी अमेरिका के अंदर। दूसरे अगर हम बात करें तो जो एशिया के अंदर हैं, एशिया में जो घास के मैदान हैं जो स्टेपी कहलाते हैं, तो जो स्टेपी मैदान हैं, दरअसल ये स्टेपी पेरी ये सब घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं। घास के मैदान जो होते हैं उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उन्हीं घास के मैदानों को दरअसल हम आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ इसको प्रेरी घास के मैदान कहते हैं, एशिया में स्टेपी मैदान कहते हैं। और इस स्टेपी मैदान के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पर एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर ही जो गंगा, मतलब भारत के अंदर जो गंगा का जो खादर वाला क्षेत्र है, जो खादर क्षेत्र है, वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एकाकी अधिवास पाया जाता है। एकाकी अधिवास का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो घर हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एकाकी अधिवास क्या है।
तो गंगा का जो खादर वाला क्षेत्र है गंगा नदी के आसपास में, वहाँ पर भी एकाकी आदिवासी मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एकाकी आदिवासी हैं। और जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है तथा जो बाबर क्षेत्र है, वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि एकाकी आदिवासी है। इसके अलावा जो मध्य दक्षिण अमेरिका में जो अलग अलग देश हैं, उसमें से जो विशेष एक देश है जहाँ पर एकाकी आदिवासी है, तो मध्य दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जेंटीना देश है, कंट्री अर्जेंटीना, वहाँ जो घास के मैदान हैं उनको आप सभी जानते हैं कि पंपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपाज। ठीक है, तो अलग अलग प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि संसार में जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उसमें अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं, अमेरिका में प्रेडी प्रदेश कहते हैं, स्टेपी अमेरिका में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रकीर्ण या एकाकी आदिवासी है। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ जो घास के मैदान हैं जिनको डाउन्स कहते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार का आदिवासी है। इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें तो जो दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान हैं जिनको वेल्स कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका, उसको वेल्स कहते हैं। तो उस प्रदेश के अंदर भी ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार का आदिवासी है। इसके अलावा बात करें राजस्थान की, तो दक्षिणी जो राजस्थान है उस जिलों में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार का आदिवासी मिलता है। राजस्थान के दक्षिणी जिले, राजस्थान के दक्षिणी जिलों की बात करें तो हम बात करें दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो इसमें उदयपुर है, उदयपुर के अलावा राजसमंद जिला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि उदयपुर, राजसमंद, इसके अलावा अगर बात करें तो डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगरपुर के अलावा जो प्रतापगढ़ जिला है, और प्रतापगढ़ के अलावा जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इन जिलों में हम देखते हैं कि विशेषकर राजस्थान के जो ज़िले हैं जहाँ पर एकाकी आदिवासी हमें मिलते हैं। तो हम एकाकी आदिवासी के वितरण के बारे में पढ़ रहे हैं कि संसार में कौन कौन से स्थानों पर एकाकी आदिवासी हैं। तो इन जगहों के अलावा भारत की बात की हमने, विश्व के अलग अलग महाद्वीपों के अलावा राजस्थान की बात की। इसके अलावा जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर भी प्रकीर्ण आदिवासी हमें मिलते हैं, क्योंकि प्रकीर्ण आदिवासी या एकाकी आदिवासी मतलब अलग अलग घर, दूर दूर घर, तो मरुस्थल वाले कई प्रदेश हैं राजस्थान में, जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर भी इसी प्रकार के मिलते हैं। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं ध्यान रखना कि वहाँ पर भी इसी प्रकार का आदिवासी है। तो ये हमने बात की है प्रकीर्ण एकाकी आदिवासी। 3 नंबर जो आपका आदिवासी है वो है मिश्रित आदिवासी।
कौन सा अधिवास है? मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिश्रित अधिवास की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इस अधिवास में जो घर है या जो अधिवास है वो अर्ध सघन होते हैं। अर्ध सघन, या मैं इसको कह सकता हूँ अर्ध केंद्रीय अधिवास। ठीक है, तो इसके दो नाम हम और भी कह सकते हैं। मिश्रित अधिवास को मैं अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कह सकता हूँ। अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने सघन अधिवास पढ़ा था, हमने सकेंद्रीय अधिवास पढ़ा था, हमने जो गुच्छित अधिवास पढ़ा था, उसमें घर पास पास में थे या थोड़े दूर दूर होते हैं। तो जो अलग अलग हैं एकाकी दूर दूर घर और जो पास पास में, उन दोनों के बीच का जो अधिवास है वो ये है। तो अगर मैं मिश्रित कोई नहीं, मिश्रित है इसमें दो प्रकार कौन कौन से? जो सघन अधिवास है उसके और जो प्रकीर्ण अधिवास है उनके बीच की जो कंडीशन होती है वो ध्यान रखना है कि मिश्रित अधिवास की होती है। तो मिश्रित अधिवास की अगर कंडीशन की बात करें तो जहाँ पर न ज़्यादा घर पास पास में होते हैं न ज़्यादा घर दूर दूर होते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच की जो अवस्था है वो ध्यान रखना है आपको कि मिश्रित अवस्था है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो मिश्रित अधिवास बनते हैं वो उसके पीछे रीजन है। जैसे मान लो कभी कभार परिवार में संख्या बढ़ जाती है लोगों की, तो जब परिवार में मेंबर बढ़ जाएंगे तो उनके लिए आवास बनाने पड़ेंगे, तब आवासों की संख्या बढ़ जाएगी और इसलिए इस प्रकार का फिर मिश्रित अधिवास हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति में जो पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर हम देखें तो इसमें पारिवारिक कारण की वजह से ये मिश्रित अधिवास है। इसमें कोई बाहर पर्यावरण में कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिश्रित अधिवास पर्यावरण की वजह से बना है। इस प्रकार का अधिवास जो है वो पर्यावरण की वजह से नहीं, बल्कि ध्यान रखना कि पारिवारिक कारणों की वजह से हुए मिश्रित अधिवास बनता है। क्योंकि पारिवारिक कारण मतलब जब परिवार में संख्या बढ़ जाएगी तो उनके लिए और आवास बनाने पड़ेंगे, तब फिर मिश्रित अधिवास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो एक स्थान यहाँ पर है जहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर है। ठीक है, पास पास में। अब पास पास में घर है तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि वो कौन सा अधिवास होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पास पास घर हैं तो वो सघन हो गए। और प्रकीर्ण में क्या होता है कि घर वो बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ संख्या बढ़ गई परिवार में ज़्यादा, ठीक है, लोग ज़्यादा हो गए, तो इनका घर फिर थोड़ा आपस में बढ़ाएंगे, दूर बाहर बढ़ाएंगे घर से, गांव से थोड़ा दूर। और इसमें जब संख्या बढ़ गई तो पास में एक और घर बना लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मिश्रित अधिवासी में ना घर ज़्यादा पास पास में होते हैं और ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बल्कि जब संख्या आपस में इनकी बढ़ जाएगी तो फिर इनमें हम कह सकते हैं कि थोड़े पास में, कहीं दूर, कहीं पास में। इस प्रकार की जो कंडीशन है इन दोनों के बीच की, वो मिश्रित अधिवास में शामिल है। ठीक है, तो अब ये जो मिश्रित अधिवास बना है वो किसी पर्यावरण के कारण की वजह से नहीं है, बल्कि परिवार के कारण की वजह से है। तो कह सकता हूँ इसके निर्माण के पीछे जो उत्तरदायी कारण है वो पारिवारिक है।
अब बात करते हैं कि इस प्रकार के इस प्रकार के अधिवास कहाँ मिलते हैं। तो जो राजस्थान में जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है और कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सांगोद तहसील है, उस सांगोद तहसील में एक गांव है खुर्द गांव, वो गांव इस तरह का हमें मिलता है। तो जो उदाहरण बताया मैंने वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा उदाहरण है? तो मैंने आपको जो उदाहरण बताया कि कोटा के जो सांगोद हैं वो इस प्रकार के उदाहरण में शामिल है जिसकी मैंने बात की है। ठीक है, तो कोटा का आप ध्यान रखेंगे सांगोद, और सांगोद तहसील का खुर्द गांव। तो एग्जाम में आ जाएगा मिश्रित अधिवास का एक उदाहरण लिखो, तो ये आप लिख सकते हो। तो 3 नंबर हमने अधिवास पढ़ लिया, और हमारे ग्रामीण अधिवास का जो अंतिम अधिवास है वो 4 नंबर हम पढ़ेंगे, पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली या पुराना अधिवास। ठीक है, पल्ली या पुराना अधिवास की बात करेंगे तो 2-3 बातें इसकी सामान्य आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या होता है कि जो घर होते हैं, जो आवास हैं, इस प्रकार के अधिवास में जो आवास हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? होते तो अलग अलग, लेकिन रहते हैं एक ही बस्ती के रूप में। इस बात को आप समझो कि घर एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं। जैसे ये एक गांव है जिसमें इनकी जो बस्ती है वो इस प्रकार की, एक घर यहाँ पर है, वो थोड़ा दूर दूर है लेकिन है इनकी एक बस्ती। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं अधिवास होते हैं जो एक ही बस्ती में रहते हैं लेकिन घर दूर दूर होते हैं, वो पल्ली या पुराना अधिवास है। मतलब इन सब का एक ही बस्ती वाला नाम होता है कि भाई इसकी बस्ती है, एक ही नाम होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अलग अलग भागों में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो अलग अलग भागों में, इस बस्ती में अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, और जबकि सबका एक ही नाम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार के अगर हम वितरण की बात करें कि इस प्रकार के में उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं उसकी जो निचली घाटिया क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार के हमें अधिवास दिखाई देते हैं। जो पर्वत हैं उसके नीचे जो घाटिया क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार का हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जो खनन वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर खनन कार्य होता है, ज़मीन से कुछ खोद कर निकाला जा रहा है, वहाँ अलग अलग जो बस्तियाँ होती हैं वो काम करने वाले मजदूरों की, वो इस प्रकार के पल्ली या पुराना अधिवास के तहत होती है। तो पल्ली और पुराने अधिवास की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आवास है वो एक दूसरे से दूर होते हैं लेकिन एक ही बस्ती के होते हैं। घर दूर है लेकिन सबकी एक ही बस्ती होती है। जो बस्ती का नाम है सबका नाम भी सेम रहता है, और अलग अलग बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के हम कह सकते हैं कि जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें जो पर्वतीय प्रदेश है और इसके अलावा जो खनन वाले क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप के बारे में। तो हमारा जो हेडिंग हो गया, हमने ग्रामीण अधिवास के प्रकार पूरे पढ़ लिए हैं। पढ़ेंगे हम ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप कि किस प्रकार का इनका रूप होता है। जो गांव में जो अधिवास बचे हैं उनके घर किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का इनका रूप होता है, आकार किस प्रकार का है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं
कि जो अधिवास हैं उनके जो बसाव है, किस प्रकार से घर बने हुए हैं, उनके हम आकृति के आधार पर देखें तो उनको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को हम अधिवासों के प्रतिरूप कहते हैं। तो अधिवास का प्रतिरूप का मतलब ये हुआ कि बसाव की जो आकृति है, बसने के बाद में जो आकृतियाँ बनती हैं, उसके आधार पर अगर मैं बोलूँ तो वो उन ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप होगा। फिर जैसे घर बस गए, फिर उनकी घर बसने बाद में कौन सी आकृति बनी है, उस आकृति के आधार पर हम उसको बोलेंगे कि ये इस अधिवास का ये प्रतिरूप है। ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूपों को हम देखें तो प्राकृतिक कारक हैं, वो भी इसमें हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि प्राकृतिक कारकों की वजह से भी ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप बनता है। अब प्राकृतिक कारकों की बात करूँ तो जिसमें धरातल का स्वरूप है, उसकी वजह से, इसके अलावा जो नदियाँ हैं, उस नदियों की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप निर्भर करता है। जलाशय जो है वो इसमें भी शामिल है। इस बात को आप ऐसे समझो जैसे मान लो एक कोई नदी बह रही है और नदी के किनारे घर बने हुए ऐसे लाइन से, ठीक है, ऐसे लाइन से घर बने हुए नदियों के किनारे। अब ये जो ऐसे घर बने हुए हैं, ये सब ऐसे लाइन से क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इसके पास में ये नदी बह रही है, इसलिए। तो इस प्रकार की जो ये आकृति बनी है, जहाँ लंबी लाइन से घर बने हुए हैं, तो इसका क्या कारण है? कारण है नदी। नदी मतलब प्राकृतिक कारण है, जिसमें धरातल का स्वरूप है कि जमीन किस प्रकार की है, किस प्रकार की आकृति में घर बने हुए हैं। जलाशय भी रीजन हो सकता है, नदी भी हो सकता है। आगे हम विस्तार से इसकी बात करेंगे। तो प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं कि इन अधिवासों का स्वरूप कैसा है, इनकी आकृति कैसा है, इनका रूप कैसा है, ये सब ऐसे बिखरे हुए हैं या लाइन से हैं या कोई आकृति में बने हुए हैं, है ना, या इस आकृति में बने हुए हैं, इस आकृति में अलग अलग जो आकृति हम आगे पढ़ेंगे कि त्रिभुजाकार में है या रेखीय लाइन में है, एक लाइन में बने हुए घर, तो वो डिपेंड करता है प्राकृतिक कारक। इसके अलावा और भी कारक हो सकते हैं, ऐतिहासिक हो या सामाजिक हो या परिवहन की वजह से या धार्मिक कारक हो सकता है। इन कारकों के आधार पर फिर हम एक एक चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इन कारकों के आधार पर अलग अलग प्रकार का प्रतिरूप होता है। उन प्रतिरूपों की हम बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेखीय प्रतिरूप के बारे में कि रेखीय प्रतिरूप किस प्रकार का होता है, उसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।